ओ आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण पढ़ना है। आज हम लोग समास प्रकरण पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह समास शब्द सम पूर्वक अस धातु से घञ् प्रत्यय करने के बाद बनता है, जिसका अर्थ होता है सम्यक प्रकार से मिलकर रहना। अथ समसनम समासः, इसलिए वैयाकरणों ने कहा है। अर्थात दो या दो से अधिक पद जब आपस में प्रेम से एक साथ रहने लगते हैं, एक होकर रहने लगते हैं, तब वह समास कहलाता है। हिंदी व्याकरण में लोग भी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तब वह समास कहलाता है। बात यही है कि जिस तरह से दो या दो से अधिक लोग एक जगह पर एक समाज में अपने अपने व्यक्तिगत कुवृत्तियों को छोड़कर प्रेम से जब मिल जाते हैं, रहने लगते हैं, तो एक प्रकार के समाज बन जाता है। वो एकत्व भाव उसमें जागृत होता है। उसी तरह से दो या दो से अधिक शब्द जब अपने अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तब वह समास कहलाता है। यह समास जो है अनेक प्रकार के हैं। भिन्न भिन्न वैयाकरणों ने इसके भेद गिनाए हैं और बतलाए हैं कि यह समास प्रकरण के अनुसार भी अलग अलग होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में जो आने वाले शब्द हैं वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तत्पुरुष प्रकरण में जो आने वाले शब्द हैं उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तरह से और भी सामान्य रूप से भी परिभाषाएं दी गई हैं, जो हम इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। समास शब्द ऐसे सुनने में भी भयावह है। ऐसे भी इसके संबंध में कहा गया है कि कारक कठिन कंठ नहीं आवे, समास मुसला लेके धावे, तद्धित पद्धित कौन पढ़ावे। यह लोकोक्ति चरितार्थ है कि समास बहुत भयावह है, उससे सबको भय लगता है, अर्थात समझने में थोड़ा वह कठिन है, क्योंकि अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक ढंग से परिभाषाएं दी गई हैं। उन सभी परिभाषाओं को समझना पड़ता है। तो इस तरह से समास कठिन है, फिर भी हम आज अधिक से अधिक सरल बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लोग इस पर विचार करेंगे कि समसनम समासः। समसनम सम असनम समासः सम पूर्वक अस धातु से बना है, जो अस धातु सत्तार्थ में है। तो सम्यक प्रकार से असन होना अर्थात मिलजुल करके रहना। दो या दो से अधिक पद
आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तब वो समास कहलाते हैं। ऐसे भी संक्षिप्त करना, यानी कम से कम, छोटा से छोटा शब्द बनाना समास का उद्देश्य होता है, लेकिन समास में बड़े से बड़े शब्द भी बनते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो आज हम लोग विचार करेंगे उस समास के बारे में। सामान्य रूप से मैं यहाँ बतला दूँ कि समास 5 प्रकार का है। समासः पंचधाः, समास 5 प्रकार के हैं। वो समास कौन कौन हैं, क्या क्या नाम हैं? तो कहते हैं स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। वह समास जिसमें किसी प्रकार की संज्ञाएं नहीं बताई गई हैं, जो विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त है, किसी प्रकार का नाम नहीं दिया गया है, वह समास केवल समास है। वह समास प्रथम समास है। अब इसके बाद आगे बतलाते हैं, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः अद्वितीयः। प्रायः जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ हम पहले बतला चुके हैं, कम से कम 2 शब्द आपस में मिलते हैं। अब उन दोनों शब्दों में यदि प्रायः पूर्व शब्द का अर्थ प्रधान होता होगा तब वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा, और उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता होगा तब वह तत्पुरुष समास कहलाएगा, और दोनों पद का अर्थ प्रधान होता होगा तब वह द्वंद्व कहलाएगा, और दोनों पदों में किसी भी पद का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होगा तब वह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। इस तरह से अने प्रायः पद के अर्थ की प्रधानता के भेद से, अर्थात प्रधानता के कारण जो विभाग किया गया है समास का, वह 5 प्रकार का है। तो यहाँ प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, पहले बतलाते हैं कि जिस समास में प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होगा उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ प्रायः शब्द लगाया गया है। प्रायः का मतलब होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो ही, लेकिन प्रायः, इसलिए कुत्रचित पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं भी होगा तब भी वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देते हुए कहते हैं उन्मत्त गंगा, उन्मत्त गंगा, उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे स देशः उन्मत्त गंगा। अब यहाँ उन्मत्त और गंगा 2 पद है, उन्मत्त गंगा, तो न तो उन्मत्त का अर्थ प्रधान है और न गंगा का अर्थ प्रधान है, देश का अर्थ प्रधान है। यहाँ देश अर्थात उन्मत्त गंगा का मतलब एक देश विशेष होता है। उस देश को कहते हैं जिस देश में गंगा उन्मत्त हो गई है, पागल की तरह प्रवाहित हो रही है या होती है, उस देश को हम उन्मत्त गंग कहते हैं। तो यह तो अन्य पद प्रधान हो गया, इसको आप अव्ययी भाव समास नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास प्रकरण में है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास ही मानेंगे अन्य पद प्रधान होने पर भी। इसलिए प्रायः शब्द दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। और अर्थ की प्रधानता आप कैसे समझेंगे कि प्रधान कौन है, कौन अप्रधान है? तो आप ऐसे समझें, सरल रूप से मैं समझाता हूँ। जैसे दाल भात, किसी को आप कहते हैं कि दाल भात ले आओ, और बराबर वह दाल ला कर देता है, भात लेकर नहीं आता है, तब हम समझेंगे कि ओ ये दाल भात का मतलब यहाँ दाल ही है,
अर्थात पूर्व में जो पद है दाल, उसी की प्रधानता है, इसलिए वह दाल ही लेकर के मुझे देता है, ले आता है। और दाल भात मैं बोलता हूँ और भात ही ला करके देता हो, दाल कभी नहीं लाता हो। मैं कहता हूँ दाल भात ले आओ और भात ही ले आकर के देता हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस पद में अंतिम पद का अर्थ प्रधान है, पूर्व पद का कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ दाल भात ले आओ और दोनों ला करके देता है, दाल भी लाता है भात भी लाता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यह दोनों पद प्रधान है, दोनों का पद का अर्थ प्रधान है। और अगर दाल भात मांगता हूँ और वह सब्जी ला करके देता है, न दाल ले करके देता है न भात ला करके देता है, तो मैं क्या समझूंगा कि अब न दाल का अर्थ प्रधान है और न भात का अर्थ प्रधान है, यहाँ किसी दूसरे पद का अर्थ प्रधान है। तो इस तरह से शब्दों में देखा जाता है, दो शब्द बोलते हैं लेकिन अंतिम शब्द से कभी काम चलता है, कभी पूर्व पद से शब्द से काम चलता है, कभी दोनों शब्दों से काम चलता है, और कभी दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद से काम चलाना पड़ता है। तो इस तरह से प्रधानता का निर्णय हम लोग करते हैं। तो प्रायः यहाँ कह रहे हैं कि प्रायः जिस समास में पूर्व पद के अर्थ प्रधान होता हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह दूसरा समास है। और प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, कहते हैं कि जिस समास में उत्तर पद का अर्थात अंतिम पद का अर्थ प्रधान रहता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि एक बात समझ लीजिए, तत्पुरुष भेदो कर्मधारयः, कर्मधारय समास में भी अंतिम पद का ही अर्थ प्रधान रहता है। वह कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, इसी कारण अंतिम पद का अर्थ प्रधान रहता है। पूर्व पद में विशेषण रहता है या विशेष रहता है, उपमान रहता है, तो अंतिम पद का अर्थ प्रधान रहता है, वह तत्पुरुष होता है, और तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय है। पुनः कहते हैं कर्मधारय भेदो द्विगुः, कर्मधारय का भेद द्विगु है। द्विगु समास में भी अंत पद का ही अर्थ प्रधान है और पूर्व पद विशेषण है, लेकिन विशेषण कैसा है? संख्या है। संख्यावाचक शब्द जब विशेषण बन करके आता हो और अंतिम पद का अर्थ प्रधान रहता हो तो वह तत्पुरुष के अंदर कर्मधारय और कर्मधारय के अंदर भी द्विगु समास नाम से जाना जाता है। उसी तरह से प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, उसी तरह से अन्य पद का अर्थ जिस समास में प्रधान रहता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस तरह से बहुव्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। दो पद होते हैं, दो में से किसी पद का अर्थ प्रधान नहीं होता है, अंतिम पद का अर्थ प्रधान होता है। और अंतिम है जो पांचवा है, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, प्रायः जिस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान रहता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस तरह से पदों के अर्थ की प्रधानता की दृष्टि से समास के यहाँ भेद बतलाए गए हैं। तो यह 5 भेद बतलाए गए हैं। ये पांचों भेद को याद रखना चाहिए। सामान्य रूप से समास का यह भेद बतलाया गया है। आगे पुनः कक्षा में हम बतलाएंगे कि अब वह पद जो समर्थ होता है, एक दूसरे के साथ मिलता है, वो कौन होता है, कौन पद किसके साथ मिल सकता है, यह भी जानने की बात है। अर्थात सब आदमी के साथ मिल करके नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति को
अगर क्षमता है किसी व्यक्ति को बैठाने का तो वह बैठा सकता है, या बैठने की क्षमता है तब वह बैठ सकता है। दोनों अगर बैर भाव वाले हों और दोनों को कहें कि एक कमरा में रहिए, एक जगह रहिए, तो रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, चूंकि वह दोनों आपस में बैठने में समर्थ नहीं हैं। उसी तरह से शब्द भी एक दूसरे के साथ बैठने में समर्थ होते हैं, वही बैठते हैं, वही रहते हैं। सब शब्द के साथ आपस में मिलने में सक्षम नहीं है। तो आगे मैं बतलाऊंगा कि कौन शब्द किस शब्द के साथ बैठने में समर्थ हैं, और जो शब्द आपस में बैठने में, आपस में एकत्र होने में, एक होने में समर्थ होते हैं, उसका ही आपस में समास लिया जाता है। एक बात और बतला देता हूँ, समास एक संज्ञा है, एक नाम है। नाम पढ़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी बालक का नाम श्याम है और उसका मैं नाम रख दिया कृष्ण, तो क्या उस बच्चा में कोई परिवर्तन आ जाएगा? क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसी तरह से समास में भी, समास संज्ञा जब होती है, समास नाम पड़ता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु समास नाम करते किस लिए हैं, समास नाम रखते किस लिए हैं? कुछ तो उद्देश्य होता होगा। वह उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ आवश्यक परिवर्तन करना होता है, वह बाद में परिवर्तन करते हैं। किंतु नाम रखते वक्त उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका केवल यह है कि नाम रखा जाता है, उसकी संज्ञा रखी जाती है। समास एक प्रकार की संज्ञा है, नाम है, यह विधान नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ